इस बार यादव मतदाता भी समाजवादी पार्टी को ठेंगा दिखाने वाले हैं। देखिए, कांग्रेस की जो जमीनी हालात हैं वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस के पास अब उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ नहीं बचा है। और एक मुस्लिम अपने छाती के ऊपर राम जन्मभूमि मंदिर का चित्र लगाए हुए खड़ा था। ये बदलाव है जो नीचे जमीन पर हो रहा है और राजनीतिक दल इसे समझ पाने में असमर्थ है। और इस राजनीतिक समझ के साथ अगर देश बढ़ रहा है तो वैमनस्य की खाई भी बंद हो रही है। और इसीलिए ये लोग मुसलमानों को बरगलाने की बात करते हैं, लेकिन मुसलमान समझ गया है कि समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। विकास जो है वो केवल भौतिक विकास नहीं है। हम लोग दीनदयाल जी के विचारों पर आधारित हैं, जो कहते हैं कि पेट को अनाज भी चाहिए, हृदय को प्यार भी चाहिए, मस्तिष्क को विचार भी चाहिए और आत्मा को संस्कार भी चाहिए। मुस्लिम विचारकों ने भी राम को स्वीकारा है। इकबाल ने कहा है ना, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। कुछ लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, राम के आधार पर मुस्लिम वोटों को पाने की इच्छा की, लेकिन अब बदलाव है। और मुझे लगता है इसीलिए राम के विरोध करने वाले भी कहते हैं कि राम तो सबके हैं। महीना है मई का और गर्मी अपने चरम पर है। कुछ ऐसे ही माहौल के साथ पूरे देश में चुनावी माहौल भी बहुत गर्म है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। हमारे साथ हमारे मेहमान आज हैं बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी जी। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, इस समय जैसे जैसे गर्मी का पारा हाई हो रहा है, 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, तो देखने मिला चुनावी माहौल सियासी गलियारों में भी बड़ा पारा हाई होता जा रहा है। सबसे पहले तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले चरण के चुनाव की तक यह स्थिति थी कि हमारे विरोध में जो गठबंधन लड़ रहा था, वो जिस दिन चुनाव का आखिरी दिन था उसी दिन उसने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके पहले उनका नेतृत्व चुनाव प्रचार में नहीं उतरा था, लेकिन उसके बाद उनके नेता चुनाव में उतरे। और इसके कारण धीमे धीमे जब प्रतिपक्ष भी एक्टिव मोड में होता है तब अच्छी लड़ाई होती है और वो आए हैं। थोड़ी गर्मी बढ़ी है तो निश्चित रूप से जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, राहुल जी भी यहाँ से छोड़कर केरल वायनाड चले गए थे, वो भी लौट कर आए हैं। अखाड़े में जब दोनों जुटते हैं तो अच्छा होता है। आपने भी देखा होगा कि भारत और नेपाल का अगर मैच है तो कम दर्शक रहते हैं, लेकिन भारत पाकिस्तान का युद्ध हो तो दर्शक जोर से जुटते हैं। वही हाल है। चुनाव की गर्मी बढ़ रही है और धीरे धीरे चुनाव अपने पूरे रंग में आ रहा है। सर, रंग में आ रहा है। जैसा कि आपने बताया, वायनाड से वापस राहुल जी आए हैं। उनका पहले तो विचार चल रहा था, जैसा अटकलें लगाई जा रही थी कि वो अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन जैसे ही स्मृति ईरानी जी ने अपना नामांकन भरा तो उसके बाद जो खबरें आई कि राहुल गांधी जी अमेठी से रायबरेली चले गए, क्योंकि उनकी माता जी की सीट रही है। हालांकि रायबरेली अमेठी दोनों ही रहा, लेकिन बीजेपी ने छीन लिया अमेठी को। अब रायबरेली में क्या स्थिति रहेगी? राहुल जी अपनी माता जी की सीट पर फिर से बन पाएंगे? देखिए, कांग्रेस की जो जमीनी हालात हैं वो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कांग्रेस के पास अब उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ नहीं बचा है। लगभग 2-2.5% का उनका वोट शेयर है। उनके नेतृत्वकर्ता भी ऐसे हैं जो बार बार लगातार उत्तर प्रदेश छोड़कर जा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा है कि प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद हमने राहुल गांधी को उन्हीं के प्रभारी रहते हुए हारते हुए देखा है। विधानसभा चुनाव में उन्हें मैदान छोड़ते हुए देखा है। लोकल बॉडी के इलेक्शन में रायबरेली तक की लोकल बॉडी की जो उनकी अध्यक्ष हैं वो भी चुनाव हार गए। तो अब कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने जीवन और मरण की लड़ाई लड़ रही है। इसीलिए कांग्रेस के परिवार के लोग ही अब इन निर्वाचन क्षेत्र को छोड़कर जा रहे हैं। राहुल जी भी अमेठी से लड़े थे, हार गए। अब और सुरक्षित क्षेत्र की तलाश में वो अमेठी आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से अमेठी में भी उनको हार ही मिलेगी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद से क्या लग रहा है इसका कहीं कोई खामियाजा, थोड़ा बहुत नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ेगा? नहीं, इस गठबंधन के बनने के बाद ये तय मानिए कि इसके पहले का जो गठबंधन था वो राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा कठिन था। 19 में समाजवादी पार्टी और बसपा मिलकर लड़ी थी। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने 50% के वोट शेयर को पार किया था। बसपा लगभग 12.5% वोट की राजनीतिक दल है आज भी।
तो इस गठबंधन से अगर 12% निकल गया तो इसमें कुछ नहीं बचेगा। और विधानसभा के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के साथ जिन राजनीतिक दलों ने मिलकर लड़ाई की थी, उसमें राजभर भी बाहर हैं, उसमें महान दल भी बाहर है, उसमें लोकदल भी बाहर है। और ये बड़े राजनीतिक दल उनसे हटे हैं तो वो और कमजोर हुई है, और ये राजनीतिक दल भाजपा के साथ जुड़े हैं तो भाजपा और ज्यादा मजबूती के साथ निश्चित रूप से 80 की 80 सीट के आंकड़े को पार करने वाली है। राहुल गांधी और अखिलेश जी का सर पुराना भी एक गठबंधन रहा है, और उस गठबंधन को देखते हुए मुझे एक अभी ताजा गाना चला है कि फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने गलती की, हालांकि सीटों के बंटवारे हुए हैं। क्या समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर बीजेपी से रह सकती है इस बार? नहीं, कहीं दूर दूर तक कहीं कोई संभावना नहीं है। देखिए, जब आप अपने बेसिक वोट करेक्टर को इग्नोर करते हैं, पिछड़ों की बात करने वाले अखिलेश जी जब टिकट बांटते हैं तो उन्हें कोई भी ऐसा यादव योग्य नजर नहीं आता है जो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने की हैसियत में हो। वो केवल और केवल अपने परिवार के लोगों को ही टिकट देते हैं। मुझे लगता है कि ये संदेश बहुत दूर तक जाने वाला है, और इस बार यादव मतदाता भी समाजवादी पार्टी को ठेंगा दिखाने वाले हैं। सर, समाजवादी पार्टी अखिलेश जी की पुत्री जो है वो भी इस बार चुनाव के मैदान में उतरी है प्रचार करने के लिए, तो क्या इससे भाव जुड़ेंगे अंत तक? देखिए, इससे तो यही संदेश साफ जाएगा कि जब टिकट बांटना हो तो अपने परिवार के लोगों को दो, और आगे भी विरासत परिवार में जुटी रहे, इसलिए अपनी तीसरी पीढ़ी को भी चुनाव मैदान में उतारने अखिलेश साफ संदेश दे रहे हैं कि वो पिछड़ों की बात करेंगे, लेकिन जब टिकट देने की बात आएगी, जब नेतृत्व देने की बात आएगी, जब आगे बढ़ने की बात आएगी, तो वो केवल अपने परिवार पर भरोसा करेंगे। सर, आपका राजनीतिक कार्यकाल जो रहा है, आप एक भारतीय जनता पार्टी के कद्दा व नेता लालजी टंडन जी के साथ भी आपने बहुत समय दिया है। पहले और अब में आपको क्या अंतर नजर आता है? पहले क्या किस चीज में भाजपा कमजोर थी और अब किस चीज में भाजपा बहुत मजबूत हो चुकी है? देखिए, परिस्थिति के साथ साथ समय बदलता है और परिस्थिति के अनुरूप निर्णय बदलते हैं, योजनाएं बदलती हैं, तकनीक बदलती है। ये वैसा ही है, इतना ही अंतर है जितना अंतर राम के युग और कृष्ण के युग में था। हर समय स्थितियां बदलती हैं। ये कृष्ण का युद्ध है, और महाभारत में भी जीत जहां कृष्ण है वहीं होगी। नहीं तो कृष्ण तो अखिलेश यादव जी कहते हैं उनके सपने में भी आते हैं। लेकिन सपने भी तो उनके ऐसे आते हैं जो विधानसभा चुनाव में वो कहते थे कि हमें 400 सीट आएगी। 403 विधानसभा में वो 400 सीट लाने का अपना ऐलान करते थे, लेकिन उनकी हालत क्या हुई ये सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि सच्चे मन से की गई आराधना ही स्वीकार होती है, और जो अपने सिद्धांतों के साथ भी नहीं रहते उन्हीं का विरोध होता है। देखिए, ये पीडीए की बात करने वाले लोग थे। पीडीए की बात के विरोध में समाजवादी पार्टी के 2 महासचिवों ने इस्तीफा दे दिया था, स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी। पल्लवी पटेल उनकी पार्टी की विधायक हैं, लेकिन वो उनसे दूर चली गई। क्यों? क्योंकि यही लोग, इन्हीं के पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि ये पीडीए के साथ करिए। सिद्धांतों की बात करना अलग बात है, लेकिन सिद्धांतों पर खरा ना उतरने के कारण वही वोट बैंक उनके खिलाफ चला जाता है, और इस बार के चुनाव में यही होने वाला है। इस बार के चुनाव में सर आपका राजनीतिक अनुभव सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। आपने हमारे दर्शकों को अपना राजनीतिक अनुभव बताएं, अब तक का कैसा रहा है आपका? देखिए, मैं शुरुआत में ही छात्र जीवन में था, तभी मैं संघ के संपर्क में आया, और संघ के संपर्क में आने के कारण ही मैं राष्ट्रवादी पार्टी से विचारधारा से जुड़ा, और उसके बाद मैं युवा मोर्चा का लखनऊ का महामंत्री रहा। लेकिन एक दौर आया जब मैं टंडन जी के सहायक के रूप में मैंने भूमिका निभाई। मैंने उनके मंत्री रहते, उनके नेता विरोधी दल रहते, उनके सांसद रहते, 2 राज्यों में उनके राज्यपाल रहते, एज यूएसडी मैंने काम किया। तो मुझे लगता है कि प्रशासनिक आधार पर अनुभव लेने के बाद मैं राजनीति में आया हूं तो कुछ बेहतर समाज के लिए कर पाऊं, यही मैं सोचता हूं। कुछ विशेष बातें हमारे बीच टंडन जी रहे तो नहीं है, लेकिन कुछ विशेष बातें ऐसी जो आज भी उनकी कमी आपको महसूस करवाती हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस बेसिक लीड पर काम करती है वो है सबका साथ और सबका विकास। आप देखिए, इसी लखनऊ के अंदर शिया और सुन्नी के दंगे हुआ करते थे। शियाओं का जुलूस प्रतिबंधित था। 18 साल तक वो अपने मुहर्रम के जुलूस को नहीं निकाल पाए, लेकिन उसका समाधान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
समाज में कहीं भी किसी भी वर्ग को अगर कोई कष्ट है तो उसके निवारण के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है, ये इस बात की निशानी है। देखिए, कहा जाता है कि भाजपा मुसलमानों की विरोधी है, लेकिन क्यों इस देश के मुसलमानों को स्वतंत्रता के बाद से लेकर 1977 तक, जब अटल जी इस देश के विदेश मंत्री बने और उन्होंने मुसलमानों के रोजगार के लिए वीजा शुरू किया अरब देशों में, तभी तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं, सबके विकास के लिए, सबकी समस्याओं के समाधान के लिए काम करती है। इस देश के अंदर मुस्लिमों के मदरसे का मॉडर्नाइजेशन तब शुरू हुआ जब अटल जी प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी HRD मिनिस्टर बने। आप देखिए, दंगों की बात होती है, लेकिन दंगे कब समाप्त होते हैं? जब योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। मुस्लिमों की मूलभूत समस्या, वहां की जो महिलाओं की दशा बहुत खराब है, लेकिन उसके लिए काम कौन करता है? नरेंद्र दामोदर मोदी काम करते हैं। तो सारी समस्याओं पर मूलभूत आधार पर काम भारतीय जनता पार्टी करती है। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी के साथ सारे वर्ग, सारे संप्रदाय, सारे धर्म, क्षेत्र और भाषा के विभेद को तोड़कर जुड़ गए हैं। तभी भाजपा चुनाव दर चुनाव, 14 के चुनाव के बाद 19 के चुनाव में हमने 6% अपना वोट बैंक इंक्रीज किया, और 19 के चुनाव के बाद 24 में हम अपने 6% वोट को इंक्रीज करेंगे, तो निश्चित रूप से 370 को पार करेंगे और 400 पार की भारतीय जनता पार्टी की जो लीडेड गवर्नमेंट है वो बनेगी। सर, हर चुनाव में बात होती है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और लेकिन खासकर विशेषता सभी पार्टियां मुस्लिम वोट बैंक को साधने पर लगी रहती हैं। बीजेपी का भी प्रयास रहता है मुस्लिम वोट बैंक को साधने का, इसकी विशेष वजह क्या है सर? नहीं, हम तो सबके साथ की बात करते हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि सबके साथ की बात करते, इसीलिए आप देखिए, रामपुर जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन से एक पसमंदा विधायक चुना गया। ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। अभी 4 दिन पहले मैं प्रयागराज में था, एक बड़े चैनल की लाइव डिबेट थी, तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम आए थे और एक मुस्लिम अपने छाती के ऊपर राम जन्मभूमि मंदिर का चित्र लगाए हुए खड़ा था। ये बदलाव है जो नीचे जमीन पर हो रहा है, और राजनीतिक दल इसे समझ पाने में असमर्थ है। और इस राजनीतिक समझ के साथ अगर देश बढ़ रहा है तो वैमनस्य की खाई भी बंद हो रही है, और इसीलिए ये लोग मुसलमानों को बरगलाने की बात करते हैं। लेकिन मुसलमान समझ गया है कि समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। सर, ओवैसी भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतर रहे हैं, ढंग से उतरने का प्रयास कर रहे हैं। वोट बैंक कटेगा तो इसका लाभ बीजेपी को निश्चित मिलना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि इसका खामियाजा विपक्ष को कितना भुगतना पड़ेगा? देखिए, इस चुनाव में कई मिथक टूट रहे हैं। पहले लोग कहते थे बसपा बीजेपी की बी पार्टी, लेकिन बसपा ने जिस प्रकार के प्रत्याशी उतारे हैं उससे ये बात समाप्त हुई। ओवैसी को भी लोग भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहते थे, लेकिन ओवैसी चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस ने ओवैसी के खिलाफ अपना प्रत्याशी हटाया है, तो वो किसकी बी टीम हुए? ये चुनाव कई मिथकों को समाप्त कर देगा और निश्चित रूप से देश में एक सद्भाव की राजनीति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस देश को और आगे ले जाने का, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का आमूलचूल परिवर्तन का एक नया अध्याय लिखेगी। सर, ये भी पूछना चाहूंगा आपसे कि राम मंदिर बना, बहुत तरह के सनातन के कार्य हुए, 370 हटाई गई, राम मंदिर भी क्या बीजेपी के लिए इस बार वोट बैंक बढ़ाने का काम करेगा? देखिए, राम हमारी आस्था है, राम हमारा संकल्प है, राम हमारी परंपरा है, और कोई भी देश अपनी परंपरा से अलग होकर स्वाभिमान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और राम का चरित्र ऐसा है, देखिए, मुस्लिम विचारकों ने भी राम को स्वीकारा है। इकबाल ने कहा है ना, है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज। कुछ लोगों ने इसे तोड़ने की कोशिश की, राम के आधार पर मुस्लिम वोटों को पाने की इच्छा की, लेकिन अब बदलाव है, और मुझे लगता है इसीलिए राम के विरोध करने वाले भी कहते हैं कि राम तो सबके हैं। ये कांग्रेस, ये सपा जो इसके विरोध में थी वो पक्ष में आई है, और पूरा समाज इसके पक्ष में खड़ा होगा। भारत का पूरा समाज अपनी संस्कृति के आधार पर अपनी सनातन परंपरा को आगे ले जाएगा और विश्व बंधुत्व के आधार पर पूरे दुनिया का नेतृत्व करने की स्थिति में आएगा। सर, कांग्रेस है जैसे आज की विपक्षी पार्टियां हैं, वो ख्वाहिशों के अनुसार दुआ बदलती है।
और जरूरतों के अनुसार खुदा बदलती है, ये चीजें आपने मुझे बताई। एक विशेष बात है सर, एक संगठन है इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, जिसके पास राहुल गांधी जी भी जा चुके हैं। वो भी लगातार अमेरिका में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चलाती रहती है, सोशल मीडिया के भी माध्यम से और अन्य माध्यमों से। वैसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आपके क्या विचार हैं ऐसे संगठनों पर? देखिए, जब भी कोई देश उन्नति करता है, जब भी कोई देश विश्व के राजनीतिक फलक पर अपना झंडा गाड़ता है, तो विदेश के भी जो सारे देश हैं वो उसकी प्रगति को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। अगर भारत बढ़ रहा है, भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है, भारत एक ऐसा देश हो गया है जो रक्षा उत्पादन को भी बढ़ा रहा है और 15,000 करोड़ से ज्यादा हमने अपने जो डिफेंस प्रोडक्ट हैं वो दुनिया में बेचे हैं। ये बदलता हुआ भारत बहुत सारे देशों के लिए उन्हें लगता है कि इसकी ग्रोथ बढ़ रही है, इसकी जीडीपी आज दुनिया में सबसे ज्यादा है, महंगाई की दर कम है, भारत अपने उत्पादों को खुद कर रहा है और शक्तिशाली इतना हुआ है कि अगर कोई उसके विरोध में आंख दिखाता है तो उस देश में घुसकर भी उसको मारने का सामर्थ्य रखता है। तो निश्चित रूप से भारत की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए बहुत सारे देश प्रयास कर रहे हैं। देखिए, दुनिया के तंत्र को तोड़ने के लिए बहुत सारे देशों में ऑर्गेनाइज्ड इस तरह की व्यवस्था होती है कि वहां का राजनीतिक नेतृत्व कमजोर हो, जोरदार नेता वहां का शीर्षस्थ पद पर नहीं पहुंच पाए। ये सब तरफ कोशिश होती है और मुझे लगता है कि जितना विश्वास जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मोदी जी को दिया है, तीसरी बार ये जो सरकार आएगी तो हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे और पूरे देश के लोगों के समवेत प्रयास से भारत और बड़ी ताकत बनकर लोक कल्याण के कार्यक्रमों में लगेगा। सर, आपने अर्थव्यवस्था की बात करी, विपक्ष आरोप लगाता रहता है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विशेषता, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी को आप किस नजरिए से देखते हैं और महंगाई पर क्या आने वाले भविष्य में और ज्यादा लगाम लगाई जा सकती है? देखिए, ये विपक्ष का अर्थशास्त्र अपने आप में बहुत कमजोर है। दोनों चीजें कैसे संभव है? किसान को उसकी उपज का 2 गुना दाम मिले और आम आदमी को उस उपज को कम दरों में दिया जाए। हमने इसे भी, इस चमत्कार को भी कर दिखाया है। हमने इस देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 4 साल से दे रहे हैं, 5 साल तक देंगे, ये हमने अपने प्रबंधन से करके दिखाया है। तो जो बेसिक नीड है, उसकी जो भूख है, उसको तो हमने समाप्त किया है, फ्री में दे रहे हैं। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उसके पास जो पैसे थे वो अनाज को खरीदने में व्यय नहीं हो रहे हैं। हमने परिवर्तन किया है, हमने फ्री में गैस दी है, हमने किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्त हम दे रहे हैं, हम उनके लिए फ्री में बिजली ले जा रहे हैं, हम उनके लिए साधन ले जा रहे हैं, हम उन्हें फ्री में नल से जल दे रहे हैं। ये बताता है कि नीचे परिवर्तन हो गया, तभी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से आगे निकल कर आ रहे हैं। देश में जो बदलाव है, आप उत्तर प्रदेश को देखिए, 5 साल में उत्तर प्रदेश का बजट जस्ट डबल हुआ है। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उत्तर प्रदेश में ग्रोथ हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। इन्वेस्टर्स आने का हमने परिणाम देखा है कि वहां रोजगार के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं, वहां नौकरी भी मिल रही है और रोजगार के जो छोटे साधन है वो भी। आज गोवा से ज्यादा पर्यटक अगर बनारस में आ रहे हैं तो वहां निश्चित रूप से रोजगार बढ़ रहा है। अगर ज्यादा पर्यटक आ रहे हैं तो वो वहां पैसा खर्च कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं तो स्थानीय आधार पर छोटे छोटे जो रोजगार के साधन है वो बड़ी संख्या में उपलब्ध हो रहे हैं। देश के अंदर हमारा जो मॉडल है, लोग धार्मिक पर्यटन बहुत करते हैं और वो देश को जोड़ता भी है और रोजगार भी उपलब्ध करता है। आप अयोध्या में देखिए, अयोध्या में 800 से ज्यादा लोगों ने अपने घर पर होम स्टे कराया और होम स्टे का 800 का रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद 1200 से ज्यादा वहां बैटरी के रिक्शों का रजिस्ट्रेशन है जो लोगों को घुमाने का काम करता है। तो इनको रोजगार मिल रहा है, वो वहां खाना खा रहा है तो वहां रह रहा है, घूम रहा है, कुछ खरीद रहा है, तो व्यय कर रहा है और यही व्यय निश्चित रूप से लोगों की जेब में जा रहा है और इसी के लिए उत्तर प्रदेश ग्रोथ कर रहा है।
सर, आपने फ्री की बात करी कि 4 साल फ्री दिया गया है, अन्य 4 साल 5 साल और फ्री दिया जाएगा, मोदी जी ने ऐसा बोला है। ये फ्री वाला जादू जो है जनता को थोड़ा समझ में नहीं आता है कि ये फ्री आता कहां से है सर। ये फ्री में ऐसे ही आता है। 2012 में केंद्र सरकार का एक सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन किया। उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर बहुत सारा अनाज सड़ जाता है, और सड़ता नहीं था, वो सड़ाया जाता था और वो लिकर माफियाओं को बेच दिया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि इस अनाज को सड़ने से रोका जाए और जनता को वितरित कर दिया जाए अगर ये सड़ ही रहा है, ऐसी स्थिति है। उस समय की कांग्रेस की सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसी अनाज को व्यवस्थित किया और लोगों तक पहुंचाकर दिया। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि कृषि के उत्पादों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और कोई भी धंधे में अगर प्रोडक्शन है तो ये बताने के लिए पर्याप्त है कि उसमें ग्रोथ है। इसीलिए आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में किसानों के खिलाफ सबसे बड़े अपराध की चर्चा लखीमपुर में होती है, लेकिन लखीमपुर में जब चर्चा होती है उसके बाद जब चुनाव होता है तो साथ की साथ सीट भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आती है। किसानों को भी ये विश्वास हो रहा है। बहुत बड़ी बड़ी सिंचाई की ऐसी योजनाएं जो 40-40 साल पुरानी थी, चरण सिंह जी ने जिनका उद्घाटन किया था, भारतीय जनता पार्टी ने उसे पूरा करके सिंचाई की साधन को गांव तक पहुंचा दिया है। गांव में किसान समृद्धि के लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई है। सोलर पंप लग रहे हैं, वो फ्री में दिए जा रहे हैं, सिंचाई के बेहतरीन साधन बन रहे हैं, और जिस प्रकार से नैनो यूरिया अवेलेबल हुआ उसने किसानों के उत्पादन को बहुत बढ़ाया है। और मैं समझता हूं कि इसीलिए हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और वही अंतर जो मैं आपको पहले कह रहा था कि देश के अगर 60 करोड़ किसानों का, 60 करोड़ लोगों का बैंक खाता खुला, आज किसान की जो अनाज होता है वो जब बिकता है तो उसका पैसा उसके खाते में आता है, वो हाथ में नहीं आता। इसीलिए ये भ्रष्टाचार रोकता है और किसान के पास भ्रष्टाचार से मुक्त होकर पैसा सीधे सीधे पहुंचता है। इसीलिए किसानों में कृषि को लेकर और उत्पादन करने की ललक बढ़ी है, प्रोडक्शन बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि पूरा चुनाव हो गया, वेस्टर्न यूपी में चुनाव हुआ था, कहीं भी गन्ना किसान विरोध में नहीं थे। ये सामान्य बात नहीं है। गन्ना जैसी कैश क्राफ्ट अगर उसका किसान विरोध में नहीं खड़ा है, उसके पास अगर पैसा आ रहा है, अकाउंट में आ रहा है, पारदर्शिता से आ रहा है, तो यही बदले हुए उत्तर प्रदेश की विकास की कहानी है। और मैं समझता हूं कि इसी आधार पर उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रही है, बार बार लगातार कर रही है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, लोकल बॉडी का इलेक्शन, पंचायतों के चुनाव, सब में भारतीय जनता पार्टी जीत के आ रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विश्वास के आधार पर, भ्रष्टाचार से मुक्ति के आधार पर, भेदभाव को छोड़ते हुए सभी तक विकास को ले जाने में समर्थ हुई। सर, भौतिक विकास में एक विशेष चीज होती है जलवायु परिवर्तन, क्योंकि इसका भी सीधा असर जनता पर पड़ता है। हालांकि रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास के युद्ध के बीच ईरान भी उतरा है, इसका भी क्या खामियाजा भारत को या जलवायु परिवर्तन को भुगतना पड़ेगा, लोगों को भुगतना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सारे मोर्चों पर बहुत बेहतरीन काम किया है। जब हम बिजली का उत्पादन करते हैं, उस बिजली के उत्पादन में ताप ग्रह है, गैस से बनाते हैं, इन दोनों में से बड़ी एनर्जी वेस्ट होती है और वो वातावरण को भी गर्म करती है। अब सरकार की पूरी प्रायोरिटी है कि कैसे हम सोलर एनर्जी पर इसको कन्वर्ट करें। उससे निश्चित रूप से टेम्परेचर बहुत नीचे होगा, और उत्तर देश की सरकार ने जो पूरे विश्व में तय हुआ था उस टारगेट को हमने समय से पहले प्राप्त कर लिया है। और जिस तरह सरकार का पूरा अपना कार्यक्रम है, निश्चित रूप से 4-5 वर्षों में हम अपने उत्पादन का लगभग 40% सोलर पर हम कन्वर्ट हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से इस बढ़ती हुई दुनिया में जो इस प्रकार की समस्या है उस पर भी हम निजात पाएंगे। हम न केवल, देखिए, विकास जो है वो केवल भौतिक विकास नहीं है। हम लोग दीनदयाल जी के विचारों पर आधारित हैं, जो कहते हैं कि पेट को अनाज भी चाहिए, हृदय को प्यार भी चाहिए, मस्तिष्क को विचार भी चाहिए और आत्मा को संस्कार भी चाहिए। इसीलिए हम अगर आम आदमी को फ्री में राशन दे रहे हैं तो 5 लाख तक का उसको फ्री इंश्योरेंस दे रहे हैं मेडिकल के क्षेत्र में,
और उसके लिए बेहतरीन कानून और व्यवस्था के माध्यम से उसे कोई कष्ट ना हो, इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और उसके संस्कार ठीक रहें, इसलिए स्थान स्थान पर जो इस प्रकार भारतीय सनातन परंपरा के मंदिर हैं, देवस्थान है, लोगों को जोड़ने के स्तर है, उनको भी विकसित कर रहे हैं। तो मुझको लगता है कि सर्वांगीण विकास का खाके के आधार पर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से जनता सभी मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी को मुस्तैद पाती है और इसीलिए जनता उस पर विश्वास व्यक्त करती है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से वोटर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे, किन बातों को ध्यान में रखते हुए अब की बार वो बटन दबाएं? देखिए, निश्चित रूप से ये चुनाव देश का चुनाव है। हम आर्थिक रूप से मजबूत हों, हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, हम 3री अर्थव्यवस्था बने, हम सामरिक रूप से और मजबूत हों और भारत की भावना के अनुरूप, लोक मंगल की भावना के अनुरूप, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, पूरी दुनिया में शांति के संदेश के साथ। और इस संदेश के साथ एक और मंत्र है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, अच्छों का साथ और बुरों को पर नकेल कसने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए वोट दें। ये परिवर्तन का दौर है और इस दौर में एक बार फिर से मोदी जी की सरकार बनेगी तो भारत दुनिया में एक ऐसा देश बनेगा जिस पर हर भारतवासी गर्व कर सकेगा। तो आपने देखा, ये परिवर्तन का दौर है। लोग समाज में, देश में राम राज्य चाहते हैं, तो समाज को भी इस बात को विशेषता समझने की बहुत आवश्यकता है कि समाज के अनुसार रामायण नहीं, रामायण के अनुसार समाज को बनाए और अब की बार वोट देने जाएं तो विशेषता देश के विकास को ध्यान में रखते हुए वोट को दे। मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत, लखनऊ।